हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक्सरसाइज 6.2 को देखेंगे, क्लास 9th के। इससे पहले 6.1 को मैंने करा दिया है, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसके सॉल्यूशंस देख लीजिए। देखिए, आज जो हम प्रॉपर्टी और जो पेयर लगाएंगे वो देखेंगे हम पैरेलल लाइंस के लिए। ओके, अब पैरेलल लाइन आप सभी जानते हैं क्या होती हैं, कि जैसे अगर हम दो लाइंस को ड्रॉ करें, ओके, और इनके बीच की जो डिस्टेंस हो वो हमेशा इक्वल रहे। मतलब ये कभी ऐसा ना हो कि ये कहीं पास आ रही हो, ओके, या कहीं दूर जा रही हो। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ओके, हमेशा एक जैसा गैप होना चाहिए। जैसे इन दोनों लाइन के बीच में गैप क्या है, इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। तो वो हमारी क्या कहलाती है, पैरेलल लाइंस कहलाती है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो ये है हमारे से, मान लिया हमने लाइन को ए बी और ये लाइन को बोल दिया हमने सी डी। तो ए बी पैरेलल का साइन ये होता है, पैरेलल टू सी डी। तो दीज आर द पैरेलल लाइंस। ओके, नाउ अब हम कुछ पेयर देखेंगे। अब इसमें पेयर कैसे बनते हैं, तो इन दोनों लाइंस को अगर कोई लाइन कट करके जा रही है, मतलब दोनों लाइंस को अगर कोई लाइन कट कर रही है इस तरीके से, या वो ऐसे भी जा सकती है, ठीक है, डिपेंड करेगा वो क्वेश्चन पे, तो वो हमारी कहलाती है ट्रांसवर्सल। तो आपको ध्यान रखना है, अगर मैं इस लाइन को बोल दूं, कोई नेम दे देता हूं एल, तो एल यहाँ पर ट्रांसवर्सल कहलाएगी। ओके, तो ट्रांसवर्सल के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसवर्सल क्या होगी, जो इन पैरेलल लाइंस को कट करके जा रही होगी, तो ये ट्रांसवर्सल कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कुछ पेयर बनेंगे एंगल्स के, उन सबको हम देख लेते हैं। ओके, मैं यहाँ पे नेम्स लिख देता हूँ एंगल्स के। तो इस साइड में इस एंगल को 1 बोलूँगा, यहाँ पे बोल देता हूँ 2, इसको बोल देता हूँ 3, और यहाँ बोल देता हूँ 4। ऐसे यहाँ पर 5, 6, 7 और ये हो जाएगा हमारा 8। ओके, देखते हैं अब कौन कौन से एंगल्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो दोबारा मैं बना देता हूँ। इस तरीके से हमारी लाइन थी, ये हमारी ट्रांसवर्सल थी। ठीक है, जो ये हमारा एंगल है 1, और इसके साथ ये जो 5 लिखा है, जैसे यहाँ 1 है और ये 5 है। इसी तरीके से इस साइड जो लिखा है 4 और इस साइड लिखा है जो 8। ओके, तो जो एंगल 1 है वो एंगल 5 के इक्वल होगा, और एंगल 4 जो होगा एंगल 8 के इक्वल होगा। ओके, और ये कौन से एंगल कहलाएंगे, ये कहलाएंगे आपके करस्पॉन्डिंग एंगल। ये बात ध्यान रखनी है आपने, ये आपको कौन से एंगल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, इसी तरीके से ये जो नीचे वाला एंगल होगा, ये एंगल 2 है वो एंगल 6 के साथ, और जो एंगल 3 है वो एंगल 7 के साथ। ये भी हमारे क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो 2 होगा 6 के साथ और जो 3 होगा वो 7 के साथ। ये सारे के सारे हमारे करस्पॉन्डिंग पेयर होंगे। ओके, तो आपको ध्यान रखना है ये हमारे करस्पॉन्डिंग पेयर के बारे में। नेक्स्ट पेयर देख लेते हैं। इसी तरीके से हमारी लाइन है, अगर मैं एंगल 1 को देखूं और एंगल 3 को देखूं, ठीक है, तो ये 6.1 में हमने देख लिया था, जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती है तो ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। तो जो ये वाले एंगल होते थे वो होते थे हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल। ओके, तो एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 3 के, जैसा आप देख सकते हैं 1 और 3, और यहाँ पर था आपका 2, यहाँ था 4। मैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। सेम ऐसे नीचे देख लेते हैं, यहाँ पर था 5, ये था 7, तो 5 और 7, और इस साइड था 6 और यहाँ था 8। तो 6 एंड 8 हमारे हो जाएंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल, VOA लिखा है मैंने शॉर्ट में, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल का पेयर होगा। ओके, तो ये सारे पेयर्स आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब एक और पेयर हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा एंगल 2 है और ये एंगल 8 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एंगल 2 है और ये एंगल 8 है। यहाँ पर एंगल 2 और ये एंगल 8। तो ये कौन से एंगल होते हैं, तो जब भी कोई लाइन हमारी जो ट्रांसवर्सल है इसके जो अपोजिट साइड पे एंगल होंगे, ये अल्टरनेट पेयर कहलाता है, अल्टरनेट पेयर होगा। ठीक है, तो एंगल 2 जो है एंगल 8 के इक्वल होगा। सेम ऐसे ही इधर साइड जो 3 इधर वाले के बराबर होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। तो ये हमारे अल्टरनेट पेयर है, लेकिन क्योंकि ये अंदर की साइड है, लाइन के अगर अंदर की साइड आए, जैसे ये लाइन के इंटीरियर की साइड है, ये अंदर की तरफ कहते हैं, तो ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आई फॉर इंटीरियर। ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, AIA है शॉर्ट में लिखते हैं। इसी तरीके से अगर लाइन के बाहर आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर एंगल 1 था, तो 1 के साथ हम देखेंगे इधर ये जो 7 है इसको। ठीक है, और जो ये 4 है उसके साथ हम देखेंगे
यहाँ पर 6 को, तो 4 के साथ 6 को, और ये बाहर की साइड है, देखो आप लाइन के बाहर की साइड है, आउटर साइड पे है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। तो ये भी हमारे अल्टरनेट होंगे, लेकिन इसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ई फॉर एक्सटीरियर। ओके, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे पेयर्स अगर आपको पता होंगे तभी आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम और चीज़ें तो जानते ही हैं ऑलरेडी। लाइन पर अगर हमारा इस तरीके से आपका एक पूरा लाइन बन रहा है और बीच में एंगल, तो ये दोनों आपका पेयर क्या कहलाएगा, ये 180 का पेयर होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ठीक है, तो इनका सम 180 मिलता है बिकॉज ये लीनियर पेयर है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमको ध्यान रखना है। और एक और बात बता देता हूँ मैं, जब हमारी दो लाइन पैरेलल होती है, ठीक है, तो जो सेम साइड के एंगल होंगे, जैसे ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड का एंगल, ओके, जैसे यहाँ मैंने लिखा था 1 2 3 4, यहाँ लिखा था 5 6 7 और यहाँ पे 8, जैसे यहाँ पे 3 है और 8 है, ठीक है, एंगल 3 और एंगल 8, तो इनका जो सम होता है वो 180 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इक्वल नहीं होता है, इनका सम 180 होता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और ये हमारा कहलाता है को इंटीरियर पेयर, ध्यान रखेंगे हम इसको को इंटीरियर पेयर बोलते हैं। तो जब हम लिखेंगे तो को इंटीरियर पेयर को ध्यान रखेंगे। सिमिलरली अगर हम यहाँ वाला एंगल देखें 2 और 5, ये भी आपका को इंटीरियर पेयर ही फॉर्म करना है, तो हम 2 और 5 का सम भी कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, तो लीनियर पेयर, को इंटीरियर पेयर, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कोई और अगर प्रॉपर्टी या पेयर आएगा तो मैं उसको यही क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। और एक बात और बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने 2 लाइन देखी थी, ए बी और सी डी, अब नाम लिख देता हूँ मैं एल और एम। एल पैरेलल है एम के। अब मान लीजिए एक और लाइन दे दी हमें एन, और कह दिया कि एम पैरेलल है एन के। ठीक है, तो अगर एल एम के पैरेलल है और एम जो है एन के पैरेलल है, तो आपका जो एल और एन है वो भी पैरेलल होगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ 2 की वैल्यू किसी मतलब a की वैल्यू b के बराबर है, ठीक है, और b की वैल्यू c के बराबर है, तो अल्टीमेटली अगर मैं कंपेयर करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे ना। तो यही चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि अगर हमें कोई भी 3 लाइन पैरेलल दे रखी है एक दूसरे के, मतलब पहली वाली दूसरी के, दूसरी वाली तीसरी के, तो फर्स्ट और जो थर्ड होंगी वो भी आपस में इक्वल मतलब पैरेलल होंगी। ओके, और बीच में जो ट्रांसवर्सल वाली प्रॉपर्टी है वो तीनों पे लगेंगी। जैसे अभी बताया था मैंने, एंगल यहाँ पे है 1, ये है आपका 2, ये है 3, ये है 4 5 6 7 8, यहाँ बोल देता हूँ 9 10 11 12। तो आप इसे कंपेयर कर सकते हैं कि जो 1 है 5 के बराबर था, तो ये 9 के भी बराबर होगा। ओके, क्योंकि 1 5 इसके करस्पॉन्डिंग है, तो 9 भी तो उसके करस्पॉन्डिंग है ना। ऐसे 4 8 और 12 इक्वल होंगे। ओके, से 2 और 8 अल्टरनेट है, तो 2 के साथ 12 भी अल्टरनेट पे ही आएगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है। ओके, तो ये सारी प्रॉपर्टीज अगर आपको पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन से मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन में दिया था ए बी पैरेलल सी डी। आप देख सकते हैं ए बी जो है पैरेलल दे रखा है सी डी के। ठीक है, यहाँ पर ए बी और सी डी पैरेलल दे रखे हैं, एंड सी डी पैरेलल ई एफ। अभी जैसे बताया था मैंने, सी डी पैरेलल ई एफ। ओके, बीच में एक ट्रांसवर्सल बना रखी है आपको ये लाइन। अब एंगल y और z जो है वो रेशियो में दे रखे हैं, तो y रेशियो z दे रखा है 3:7। ओके, यहाँ पर एंगल x दिया है, ये एंगल y दिया है, ये एंगल z दिया है। आपको फाइंड करना है x की वैल्यू। जब भी हमें क्वेश्चन में रेशियो दिया होता है तो हमें पता है कि हम किसी वेरिएबल के साथ इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो हम लेट करके लिख देते हैं। जो एंगल y है वो हो जाएगा आपका 3x, नहीं बोलेंगे बिकॉज x ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो x की जगह हम कोई और वेरिएबल भी ले सकते हैं, हम कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं। तो मैं इसको 3a बोल देता हूँ, और जो एंगल z होगा उसको बोल देता हूँ मैं 7a। ठीक है, ध्यान रखेंगे हम कि वेरिएबल हमने सेम लेना है। ठीक है, a है तो a ही लेना है, b लेना है तो b ले लेना, जो भी आप लेंगे तो सेम होना चाहिए। ओके, क्योंकि वो उसी का पार्ट है इसलिए। अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब अभी हमने देखा था कि जब हमारी लाइन पैरेलल होती है तो जो ये एंगल होता है ये होता है करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर मैं नीचे वाली लाइन की बात करूँ सी डी और ई एफ की, तो यहाँ पे जो एंगल z है, यहाँ जो ऊपर एंगल होगा इसके इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग पेयर से। इसका कोई नाम नहीं दिया तो मैं इसको कोई एंगल मान लेता हूँ अपनी मर्जी से, 1 बोल देता हूँ। ठीक है, तो जो एंगल z है
वो एंगल 1 के बराबर होगा। ओके, और रीजन क्या हो जाएगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। ओके, तो हम लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। और अब अगर हम सी डी को देखें तो सी डी एक लाइन है और लाइन पर हमारा लीनियर पेयर बनता है, तो ये जो हमारा पेयर बनेगा यहाँ से यहाँ तक वो हमारा बन जाएगा लीनियर पेयर। ठीक है, तो मैं एंगल y प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 ड्यू टू लीनियर पेयर। ओके, y की वैल्यू हमारी कितनी थी, 3a, और एंगल 1 और z बराबर है, तो z की वैल्यू 7a थी, तो 1 की वैल्यू भी 7a ही होगी, बिकॉज ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल था, तो ये हो जाएगा 7a इक्वल टू 180। ठीक है, 7 और 3 ऐड करेंगे तो 10a आ जाएगा, 10 डिवाइड में जाएगा 180 को करेंगे 10 से, तो ये आ जाएगा आपका 18। ओके, तो ये आपका 18 आ गया नंबर, एंगल नहीं आया, नंबर आ गया 18, a की वैल्यू। अब a की वैल्यू 18 आ गई है, तो हम y और z की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। तो एंगल y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 3 इंटू a था, तो 3 इंटू 18 ये हो जाएगा 54, और z की वैल्यू 7 इंटू 18, तो ये हो जाएगा आपका 126। ठीक है, बट हमसे x पूछा था, तो x कैसे निकलेगा, तो देखिए x और y, ये वाला पेयर होता है, ये कौन सा पेयर था, जब दो लाइन पैरेलल हो तो ये पेयर होता है तब का को इंटीरियर पेयर, और को इंटीरियर पेयर इक्वल नहीं होता है, को इंटीरियर पेयर का जो सम होता है 180 होता है। ठीक है, तो एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180, रीजन लिख देंगे हम को इंटीरियर पेयर। ओके, x की वैल्यू हमें निकालनी है, y की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे बता दी 54 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 54 माइनस किया तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे जाएगा 7, ये 126 ही आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ चुका है। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जो x है और एंगल 1 है, देखिए आप ऐसे भी बता सकते थे, एंगल x और 1 आपस में इक्वल होंगे ना, तो एंगल x और 1 इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि अल्टरनेट पेयर है, और 1 की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल ही चुकी है 126, जो z की वैल्यू थी, तो उससे भी आप बता सकते थे। ठीक है, तो आपको जैसा समझ में आता है आप कर लीजिए, बस आपको ध्यान रखना है कि आपकी प्रॉपर्टी सही होनी चाहिए, मतलब आपके पेयर सही लगने चाहिए। आई होप ये क्लियर होगा। ओके, तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। मैंने जैसे z को यहाँ पे 1 के करस्पॉन्डिंग बताया था, मैं यहाँ पे 1 यहाँ भी ले सकता था। ठीक है, तब लेकिन मैं बताता अल्टरनेट पेयर, एंगल 1 और z अल्टरनेट पेयर से इक्वल हो जाता, और फिर यहाँ पे लीनियर पेयर लगाता था, ये भी तो लाइन ही है ना, ये भी आपकी लाइन थी, तो यहाँ पर भी आपका y प्लस 1 का सम बन जाता, बस लाइन ऐसे थी, कोई फर्क नहीं पड़ता, बन जाता लीनियर पेयर, और ये लीनियर पेयर जाता तो 1 और x आपका करस्पॉन्डिंग वाले से इक्वल आ जाता। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको जरूर कर लीजिएगा। यहाँ लिखा है ए बी पैरेलल सी डी। ओके, ए बी पैरेलल सी डी क्वेश्चन में गिवन है, और ई एफ परपेंडिकुलर दे रखा है सी डी के, तो ई एफ हमारी यहाँ पे एक लाइन है ई एफ, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर है सी डी पे, परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे 90 का एंगल है। अब जी ई डी, यहाँ से एक पॉइंट है जी, ठीक है, ई और डी मतलब ये पूरा एंगल, ये आपको दे रखा है 126, मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं तो ये आपको एंगल दे रखा है 126। अब आपको 3 एंगल बताने हैं, अब वो कौन कौन से एंगल बताने हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 एंगल कौन कौन से बताने हैं, एक बताना है ए जी ई, तो ए जी ई कौन सा है, तो ये वाला एंगल, ठीक है, इसका कोई नाम रख देते हैं एंगल एक्स। एक बताना है जी ई एफ, तो जी ई एफ आपका ये वाला एंगल है, सिर्फ इतना, तो इसको बोल देता है वाई, ठीक है, और एक एंगल एफ जी ई, तो एफ जी ई को देख लीजिए, तो एफ जी ई आपको ये वाला एंगल है, इसको बोल देता है जेड। ठीक है, इस तरीके से हम लिख लेते हैं, लास्ट में हम इनको रिप्लेस कर देंगे। तो सारे एंगल निकालना बहुत आसान है। देखिए y की वैल्यू निकालना सबसे पहले बहुत आसान रहेगा, रीजन क्या है, अगर हम ध्यान से देखें ये सी डी था, ओके, यहाँ पे आपका था ए बी, आप मेन डायग्राम को देख सकते हैं, ये ए बी था, ये सी डी था, बीच में यहाँ पे जी थी और यहाँ पे लाइन थी ई, ठीक है, जी ई एक लाइन थी, ओके, और ये पूरा एंगल आपको दे रखा है 126, यहाँ पर था एफ ई, और ये वाला पार्ट दे रखा था 90, ये दिया था 90, तो आपको निकालनी है ये वाली वैल्यू जी ई एफ। तो जी ई एफ कैसे निकल सकता है, अगर हम 126 में से, ये पूरे पार्ट में से इस 90 को हटा दें,
ठीक है, मतलब ये 90 वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हटा दें, इतना पार्ट, तो हमारे पास y ही तो बचेगा। तो बस आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो जो एंगल y है वो कैसे निकलेगा, अगर हम 126 में से, ये पूरा 126 में से ये वाला 90 वाला पार्ट माइनस कर दें तो ये आपका आ जाएगा कितना, 36। और y को ही हमने नाम दिया था GED, ठीक है, तो GED सबसे पहले हमने निकाल दिया है 36। नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये वैल्यू आ चुकी है आपकी 36, इतनी, यहां पे मैं इसको लिख देता हूं, ये आ चुका है आपका 36। ओके, नेक्स्ट ये लाइन हमारी थी AB और CD, ये थी ट्रांसवर्सल, क्योंकि जोड़ने वाली लाइन ट्रांसवर्सल कहलाती है, ठीक है। ये पूरा 126 था, तो ये एंगल भी आपका 126 होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ओके, ये वाली वैल्यू, और ये वाली वैल्यू को हमने x नाम दिया था जो हमने बोला था। तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 126 आ जाएगी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो x की वैल्यू आ जाएगी 126, बोल देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और x को हमने क्या बोला है, AGE, ठीक है। तो AGE की वैल्यू भी आ गई हमारी 126। लास्ट पार्ट कौन सा बचता है वो देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं आपको नया बता देता हूँ डायग्राम बना के। तो लास्ट है आपका FGE, मतलब ये वाली वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू बहुत आसानी से निकल जाएगी, यहाँ पे लग जाएगा लीनियर पेयर। आप AB लाइन को देखिए, AB में ये लाइक लाइन थी, तो यहाँ पे लीनियर पेयर लग जाएगा। तो 126 प्लस एंगल Z इक्वल टू 180। रीजन जरूर लिखें, लीनियर पेयर, 126 इधर जाके माइनस होगा, तो 180 माइनस 126, तो ये आ जाएगा 54। ओके, तो Z की वैल्यू आ चुकी है, और Z को हमने बोला था FGE। तो सारी वैल्यूज आपकी आ जाएंगी। ओके, अगर आप XYZ नहीं भी लेना चाहते हैं, डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये FGE AGF लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको इसलिए मैंने ऐसा बोला, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। सबसे पहले हमें ये टोटल 126 दिया था, मैंने 90 को माइनस कर दिया, तो ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है, जो कि आई तुम्हारी कितनी, 36। नाउ ये वाली वैल्यू कैसे निकली, क्योंकि हमको पता है कि ये लाइन पैरेलल थी, ये ट्रांसवर्सल है, तो अगर ये 126 है तो ये भी 126 हो जाएगा, तो x भी ये वाले हमारे आ गए 126। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर लीनियर पेयर लगा दिया, तो लीनियर पेयर लगाने से ये आ गया 54। ओके, तो ये पॉइंट आपको समझ लें। नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये थर्ड क्वेश्चन, इसको जरूर करके जाइए, ठीक है, ये आपको आ सकता है पेपर में। देखिए, इसमें आपको हिंट भी दी है, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको हिंट पेपर में तो हिंट नहीं देगा ना, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हिंट हमें कब यूज़ करता है। तो क्वेश्चन में हमसे दिया था जो PQ है, ओके, ऐसे करके PQ बना हुआ है, वो पैरेलल दे रखा है ST के, ये, ठीक है। तो PQ पैरेलल ST दे रखा है, और आपको PQR, अब PQR किस तरीके से, तो R नीचे की तरफ है, तो ये वाला एंगल आपको दे रखा है 110, और RST मतलब ये कनेक्शन जोड़ रखा है, ये आपको दे रखा है 130। आपको वैल्यू निकालनी है QRS की, मतलब ये वाली वैल्यू निकालनी है। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो जब क्या करना है आपने, यहाँ पर आपको पैरेलल का कनेक्शन नहीं दे रखा। अभी तक क्या था, जैसे PQ है, यहाँ ST था, ठीक है, तो इनको कोई जोड़ने वाली लाइन थी जो कि ट्रांसवर्सल कहलाती थी। पर यहाँ पर ऐसा कोई ट्रांसवर्सल का केस नहीं दे रखा है। आप कहीं ये सोच रहे हो कि SR ट्रांसवर्सल है, तो नहीं, क्योंकि वो PQ से डायरेक्टली नहीं जुड़ी है, पहले वो नीचे आई है, फिर ये ऊपर की तरफ QR की साइड गई है, फिर ये ऐसे कनेक्शन बना है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, या तो आप इस PQ को आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। अगर आप इस PQ को आगे बढ़ा देंगे, समझना इस बात को, तो आपका अपने आप ही ये ST के साथ इसका कनेक्शन बन जाएगा, क्योंकि ये देखिए आगे यहाँ पे ये आके यहाँ पे जुड़ जाएगी। ओके, आप एक काम तो ये कर सकते हैं, वरना एक काम आप क्या कर सकते हैं, आप एक नई लाइन नीचे ड्रॉ कर लीजिए। ओके, यहाँ पर मैं एक बार लाइन खींच देता हूँ, एक नई लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए जो कि पैरेलल होनी चाहिए किसके, किसी भी लाइन के, चाहे PQ के चाहे ST के, किसी एक के पैरेलल कर देना, अपने आप ही वो सेकंड वाली की हो ही जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं दोनों में से, या तो एक्सटेंड कर दीजिए PQ को आगे, या तो एक्सटेंड कर दीजिए इस PQ को आगे, तब कनेक्शन बन जाएगा, वरना नीचे जो मैंने लाइन बताई वो ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, पूरी की पूरी लंबी सी एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, इसका नाम रख देते हैं L। तो हमने ड्रॉ कर दिया,
एस टी पैरेलल एल, ओके, बाय कंस्ट्रक्शन। और अगर ये एस टी के पैरेलल है तो हमें पता है कि एस टी और पी क्यू पहले से पैरेलल थे, क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। तो जो पी क्यू है वो भी पैरेलल हो जाएगा एल के, ओके। ये सारे रिलेशन हम पहले लिख लेंगे। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, पी क्यू और एल ये दोनों पैरेलल है, पी क्यू और एल। मैं छोटा छोटा डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे, ये एल का ही पार्ट था, तो ये 110 था, ठीक है। तो ये वाला एंगल, ये एंगल बड़े आसानी से निकल सकता है, इसको मैं बोलता हूँ एंगल 1। ये कौन सा पेयर है हमारा? को इंटीरियर पेयर है, क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल होती है तो ये हमारा को इंटीरियर पेयर होता है। तो को इंटीरियर पेयर का जो सम होता है वो आपका होता है 180। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 110 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180। आप इसको लिख देंगे को इंटीरियर पेयर, पेयर जरूर लिखे ऐसे करके। ये इधर जाके माइनस होगा तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 110 इक्वल टू 70, ठीक है। तो ये एंगल आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर भी ये एंगल को हम बोल देते हैं 2। तो इधर साइड अब देखते हैं हम ध्यान से, यहाँ पर जो आपको दे रखा है एस टी एल के पैरेलल था, ठीक है, बाई कंस्ट्रक्शन। ऊपर वाला एंगल 130 है, नीचे वाले को मैंने 2 माना है, तो ये भी कौन सा पेयर है? वही को इंटीरियर पेयर है। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नेक्स्ट में 1, मैं साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, साफ 130 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180, माइनस होगा तो ये हो जाएगा 180 माइनस 130, ये आ गया आपका 50, ओके। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी है, एंगल 1 की वैल्यू भी आ चुकी है और एंगल 2 की वैल्यू भी आ चुकी है। अब देखिए लास्ट पार्ट में आपको क्या करना है, हमें पता है कि एल एक लाइन है, तो जो ये वाले तीनों एंगल हैं, एंगल 1, x और 2, ये आपको एक लीनियर पेयर बना के दे रहे हैं, ओके, क्योंकि तीनों एंगल मिलकर एक लीनियर पेयर को फॉर्म कर रहे हैं। ये एक लाइन थी, यहाँ पे एंगल 1 है, ओके, बीच में आपका ये x था और ये एंगल 2 था, तो ये तीनों का सम कितना होगा? 180 होगा ना, बाई लीनियर पेयर। तो हम लिख देंगे एंगल 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 180। रीजन लिख देंगे लीनियर पेयर, बिकॉज एल एक हमने लाइन बनाई थी। अब 1 की वैल्यू हमें ऊपर निकाल चुके हैं 70, x की वैल्यू चाहिए, 2 की वैल्यू हमारी आ चुकी है 50, 70 प्लस 50 होता है आपका 120, 120 प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 120 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 60, ओके। और यही x जो है ये आपकी वैल्यू थी क्यू आर एस की, ठीक है, तो ये हमारा लिख देंगे क्यू आर एस इक्वल टू 60 डिग्री, ओके। तो ये था आपका आंसर, और इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करके जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ओके। तो बस इसकी एक समरी आपको पता होनी चाहिए कि आपको करना क्या है। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, जरूरी नहीं कि ऐसे बनेगा, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर आपको इस तरीके से दे रखा था, पी क्यू पैरेलल दिया था एस टी के, और आपको यहाँ पे 110 दिया था, यहाँ दिया था 130, आपको निकालनी थी वैल्यू क्यू आर एस की। अब ये कैसे निकालेंगे? कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, आप इसको ट्रांसवर्सल नहीं समझेंगे, तो आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे नीचे की तरफ, ठीक है, जो कि पैरेलल होनी चाहिए, किसी भी लाइन के कर दें, चाहे पी क्यू के कर दें चाहे एस टी के कर दें, ठीक है। तो जब हम पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो अपने आप ही ये तीनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। फिर हम यहाँ पर को इंटीरियर पेयर लगेंगे, पहला एंगल निकालेंगे, ओके, जो कि 70 आया था। फिर यहाँ को इंटीरियर पेयर लगाया, दूसरा एंगल आ गया, और यहाँ पे लीनियर पेयर लगा दिया, उसके बाद आपका आंसर आ चुका है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। ए बी पैरेलल सी डी दे रखा है, आप देखिए ए बी पैरेलल सी डी दे रखा है, ए पी क्यू 50 दे रखा है, यहाँ पर एक एंगल दे रखा है ए पी क्यू, पी आर डी ये वाला एंगल पी आर डी 127, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ओके। इसको कर लेते हैं। देखिए एक टाइम पर आप बस एक ही लाइन को देखना, एक ही ट्रांसवर्सल, यहाँ दो ट्रांसवर्सल हैं, कैसे? तो ए बी पैरेलल सी डी गिवन था, अगर आप एक टाइम पर इस ट्रांसवर्सल को देखें, थोड़ा सा सीधी बना देता हूँ मैं इसे, ये थी आपकी पी आर, ओके। हमें पता है ना पैरेलल लाइन को जोड़ने वाली लाइन ट्रांसवर्सल कहलाती है। ऊपर पूरा नहीं जोड़ रही थी, पैरेलल यहाँ पे थी और ये यहाँ थी, तो ये आपको आगे बढ़ाना था या तो नीचे खींचनी थी, बट यहाँ तो आपको डायरेक्ट मिल लिया ना। तो यहाँ देखिए, तो ये आपकी पैरेलल लाइन हो गई और ये पी आर जो है ट्रांसवर्सल हो गई। ये एंगल 127 है, तो हमें पता है यहाँ वाला एंगल कितना होता है,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाते हैं। ओके, बट ये एंगल ब्रेक हुआ है दो पार्ट में। अगर आप देखें, एक लाइन आई है, ये वाला पार्ट y है और ये वाला पार्ट 50 है, तो 127 इन दोनों के सम के बराबर होगा ना, क्योंकि ये पूरा टोटल आपको ब्रेक करके दे रखा है। तो हम लिख देंगे एंगल y प्लस 50 इक्वल हो जाएगा 127 के। रीज़न क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 50 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 127 में से 50 माइनस हुआ, तो जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 77। ओके, तो आपका आंसर हो गया y का। अब जब y आ गया है तो अब आ जाता है सेकंड वाली लाइन पे। तो अभी हमने बताया था कि जो AB है और CD है वो पैरेलल थी, ठीक है। इस बार ये वाले ट्रांसवर्सल को देखेगा, PQ को, जैसा अभी PR को देखा था। ये 50 था, यहाँ पर एंगल देखिए x है, ये 50 है और ये x है, तो ये भी अल्टरनेट पेयर है, तो ये तो सीधे सीधे आ गया x इक्वल टू 50 डिग्री। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आ गया आंसर। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा इसमें आपको समझना पड़ेगा, तो प्लीज़ इसको पेशेंस के साथ समझिएगा, ठीक है। अगर आपको इसको अच्छे से समझना है, आप सारी बातों को अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपके लिए क्लियर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको दे रखा है PQ एंड RS आर टू मिरर्स, ठीक है। यहाँ पे हमको एक PQ दे रखा है और एक RS दे रखा है, ये मिरर दे रखा है, क्योंकि पीछे के साइड पॉलिश हो रखा है ना, ये पॉलिश का साइन है, तो ये आपका मिरर है। ओके, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो आपको पहला पॉइंट तो ये रखना है कि जो PQ है वो पैरेलल है किसके? RS के। एक इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है मिरर PQ पर एट B, ठीक है। तो एक इंसिडेंट रे है AB, आप देखिए, जो कि इस मिरर PQ पर B पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है, एंड देन रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग पाथ BC। अब हमें पता है कि जो मिरर होता है उस पर लाइट जब पड़ती है तो बाउंस बैक कर जाती है उसी सेम मीडियम में, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो जो BC है ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, जो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बता रखा है। अब जो रिफ्लेक्टेड रे है, नीचे भी एक मिरर रखा था पैरेलल, वो उस पर जाके पड़ रही है, ठीक है, इस पॉइंट पर C पॉइंट पे पड़ रही है, और अगेन ये रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, ठीक है। कौन से पॉइंट से, कौन से रे उससे जा रही है? CD वाले पाथ से चली जा रही है। तो पहले A जो AB है वो इंसिडेंट रे हुई, BC आपकी यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे थी। अब इस सेकंड मिरर के लिए BC इंसिडेंट रे है और CD रिफ्लेक्टेड रे है। ओके, ये डायग्राम था। अब आपको प्रूफ क्या करना है कि जो आपका AB है वो पैरेलल होगा CD के। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए मैं बता देता हूँ। तो AB और CD को पैरेलल प्रूफ करने का एक सिंपल सा फंडा पहले अपने माइंड में सोचिए। दो लाइन है, ओके, ये पैरेलल प्रूफ कैसे हो सकती है? तो अभी हमने बताया था कि इनको जोड़ने वाली लाइन क्या कहलाती है? ट्रांसवर्सल। तो अगर मैं इस तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर बता दूं, एंगल 1 बराबर एंगल 2 बता दूं, ठीक है, तो ये कौन सा पेयर फॉर्म कर देगा? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का फॉर्म पेयर कर देगा। और अल्टरनेट इंटीरियर पेयर फॉर्म कर दिया तो कन्वर्स से, इसके उल्टे से हम बता सकते हैं कि जो AB है वो पैरेलल हो जाएगा CD के। ओके, तो हमें बस ये पॉइंट हमने अपने माइंड में रखना है। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम देखें तो ये जो BC है वो एज अ ट्रांसवर्सल काम कर रही है, बट हम अभी कहेंगे नहीं क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि पैरेलल है, हमें प्रूफ करना है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल ABC, किसी तरीके से हम अगर एंगल ABC को बराबर बता दें एंगल BCD के, ठीक है, यहाँ का एंगल इसके बराबर, तो ये हमारा आराम से पैरेलल बता देगा। तो देखिए इसके लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े होंगे, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ एक बार और। ये हमारा मिरर है, जो रे आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो रे जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में जो आपका होता है वो होता है आपका नॉर्मल। ओके, नॉर्मल यहाँ पे इस तरीके से जो कि परपेंडिकुलर होता है उस मिरर पे। अब जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है उसके बीच में कोई एंगल बनता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, और जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है इसके बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है, I इक्वल टू R होता है, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यही कहता है, I इक्वल टू R, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमें यहाँ पे यही काम करना है। सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन देखिएगा क्या करना है आपने, यहाँ पर आपको एक पैरेलल मतलब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, जो कि नॉर्मल का काम करेगी मिरर पे। ओके, क्योंकि हमारे पास इंसिडेंट रे भी थी, रिफ्लेक्टेड रे भी थी, बस नॉर्मल नहीं था, तो हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। इसका कोई भी हम नाम रख देते हैं, ठीक है। तो इसको मैं N बोल देता हूँ, तो हम लिख देंगे N
बी जो कि परपेंडिकुलर होगा पी क्यू के। सेम यहाँ पर भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे एन डैश सी जो कि परपेंडिकुलर होगा आर एस के। ओके, उसके बाद हम आराम से यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अपने लगा देंगे। तो देखिए अब हमें पता है कि यहाँ पर एक एंगल होगा जो इंसिडेंट एंगल होगा, ऊपर हमने बताया था, और इस साइड रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। तो इसको हम आई और आर ना लिख के यहाँ पे एंगल 1 बोल देता हूँ, इसको एंगल 2 बोल देता हूँ। सेम नीचे भी वही मिरर वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो इसको बोल देता हूँ एंगल 3 और इसको बोलते हैं एंगल 4। ओके, अब आ जाते हैं अपने प्रूफ पे। तो अगर हम बात करें जो हमारी पी क्यू है, ओके, और एन बी है, ये परपेंडिकुलर थे, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें पता है कि जो ये वाले एंगल 1 है और एंगल 2 है ये आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हम डायरेक्टली लिख देंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। सेम नीचे एन डैश सी और आर एस परपेंडिकुलर था, तो यहाँ पर भी आपका एंगल 3 और 4 इक्वल हो जाएगा बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये पॉइंट हमारा हो चुका है, आई होप ये क्लियर होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी हमने देखा था यहाँ पर एक ये आपका पी क्यू था और ये था आर एस, इस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था एन बी और यहाँ पे किया था एन डैश सी। तो दो पैरेलल लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर होते हैं, दो पैरेलल लाइन के जो बीच में परपेंडिकुलर होते हैं वो भी आपस में पैरेलल होते हैं। ठीक है, इसका रीजन आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए परपेंडिकुलर मतलब बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन जो कि 90 का एंगल बना के चलती है, ये भी 90 का एंगल, तो ये बिल्कुल सीधी सीधी होगी। ठीक है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे की भी तो पैरेलल होंगी ना। ओके, आपने एक्सिम्स पढ़े होंगे और मतलब ये लाइंस आपने देखी होंगी, तो आप यहाँ लिख देंगे perpendiculars between two parallel lines are parallel। ठीक है, ये पॉइंट मैंने आपको समझा दिया, आप ये पॉइंट यहाँ पे लिख देंगे, ध्यान रहेंगे ये पॉइंट भी आपको, ये लाइन याद रखनी है। ओके, perpendiculars between two parallel lines are parallel। अब आ जाते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कौन से, इस चीज़ को मैंने क्यों लिया है। तो देखिए यहाँ पर ये परपेंडिकुलर था, ये था यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये, और इसकी बात कर रहा हूँ। ये एंगल देखिए यहाँ पे, ये एंगल था 2 और ये एंगल था 3। अब आप सिर्फ इतनी लाइन को देखना, सिर्फ ये एंगल को मैंने 2 बोला, ये एंगल को बोला 3, तो एंगल 2 और 3 जो कि पैरेलल लाइन बन चुकी है, ये जो एन बी थी और एन डैश सी जो था ये आपके पैरेलल बन चुका है। तो एंगल 2 और एंगल 3 कौन सा पेयर फॉर्म कर रहा है, ये अल्टरनेट इंटीरियर पेयर फॉर्म कर रहा है। तो आप लिख देंगे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, नाउ अब हम अपने लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं। हमें कौन सा एंगल चाहिए था, हमें ये पूरा एंगल बनाना था। मैं इस डायग्राम को थोड़ा फिर से रब करके बता देता हूँ। यहाँ पे आपका 2 था, ये आपका 3 था, ये 1 था और ये 4 था। स्टार्टिंग में मैंने बताया था अगर ये पूरा एंगल बन जाए और ये पूरा एंगल इक्वल आ जाए तो हमारा हो जाएगा। तो 2 में अगर मैं 1 को ऐड कर दूँ तो ये पूरा एंगल बन जाएगा ना, तो हम दोनों साइड 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स। अब कंफ्यूज मत होना कि 3 में 1 कैसे ऐड होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि मैथ्स में अगर हम एक साइड किसी चीज़ को ऐड कर रहे हैं एंगल को, तो दूसरी साइड भी वही नंबर ऐड करना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि 3 की साइड 4 ऐड करके डायरेक्टली बोल दूँ, तो ऐसा नहीं करना है, वो हम लास्ट में करेंगे। तो एंगल 2 प्लस एंगल 1, उधर साइड एंगल 3 प्लस 1। ओके, अब 2 प्लस 1 ठीक है, हमारा पूरा एंगल बन चुका है, लेकिन 3 के साथ 1 कैसे होगा। तो देखिए 3 के साथ तो 4 लाना है, जबकि 3 के साथ 1 मैंने लिखा है। तो अभी ऊपर देखिए हमने बताया था एंगल 1 2 के बराबर है, एंगल 3 4 के बराबर है, और 2 और 3 आपस में इक्वल है। ठीक है, तो जब 2 और 3 आपस में इक्वल है तो 4 और 1 भी तो आपस में इक्वल होंगे ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4, क्योंकि ऊपर हम बता चुके हैं कि जो एंगल 1 है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। रीज़न क्या है, 1 2 के बराबर था, 3 4 के बराबर था, और 2 और 3 भी आपस में इक्वल आ चुके हैं। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा। अब 2 और 1 मिलके हमारा कौन सा एंगल बना रहा है, ए बी सी। तो एंगल ए बी सी, और 3 और 4 मिलके क्या बना रहा है, ये बना रहा है बी सी डी। तो लिख देते हैं इसको एंगल बी सी डी। ये कौन सा पेयर था, तो ये पेयर आपका आ चुका है इस तरीके से, ये आपका आ चुका है अल्टरनेट पेयर ही आया हुआ है। ठीक है, और ये तभी पॉसिबल है जब बीच में ट्रांसवर्सल का काम कर रही होगी और ये दोनों लाइन हमारी पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है,
सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इट इज़ पॉसिबल ओनली, तो यहाँ पर हम BC को क्या बोल देंगे? सो BC इज ट्रांसवर्सल एंड एंगल ABC एंड एंगल BCD फॉर्म्स, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर। ओके, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर फॉर्म कर रहे हैं, हेंस ये तभी पॉसिबल है जब आपकी ये लाइन जो AB लाइन थी, AB वो CD के क्या हो? पैरेलल हो। ओके, ये प्रूव हो चुका है। तो AB पैरेलल CD, ये आपका हो जाएगा आंसर। ओके, इस क्वेश्चन में अगर आपका कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो मैं आपको समझा दूंगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम इसके और एग्जाम्पल्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेंगे, फिर हम नए चैप्टर को करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।